Hi everyone, welcome back to my channel Study with Himanshi. Today in this video we will cover a very important topic from Indian polity, that is Panchayati Raj. Now UPSC का preliminary exam काफ़ी पास है और बहुत सारे स्टेट के PCS एग्ज़ाम्स का भी प्रिलिम्स आने वाले हैं. सो ये टॉपिक उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इन सभी एग्ज़ाम्स में इस टॉपिक पे बेस्ड क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं. तो अगर आप ये एग्ज़ाम्स देने जा रहे हैं तो आपके लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये टॉपिक ज़रूर कवर करें. So in this video I will cover this topic I will teach this topic through my self made handmade notes. तो ये मैंने नोट्स बनाए हैं इंडियन पॉलिटी की जो लक्ष्मीकांत बुक्स है उससे शॉर्ट नोट्स बनाए हैं और हर इंपॉर्टेंट पॉइंट आई हैव ट्राइड टू कवर इन दीज नोट्स. ठीक है, ये वीडियो देखने के बाद आई कैन अश्योर यू कि आपका ये टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा और आपको अगर रिवाइज़ करना है तो आप ये वीडियो जब भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उससे पहले एक बार देख लीजिए, आपका ये टॉपिक रिवाइज़ भी हो जाएगा. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस टॉपिक. पंचायती राज जो है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 9 के अंडर आता है और आर्टिकल 243 से लेके 243O, ठीक है, ये आर्टिकल्स जो हैं ये बेसिकली पंचायती राज पे बेस्ड है. ठीक है, और इसका बेसिकली एम क्या है पंचायती राज का? टू बिल्ड द डेमोक्रेसी एट द ग्रास रूट लेवल. ग्रास रूट लेवल पे डेमोक्रेसी बिल्ड करना इज़ द एम, इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ पंचायती राज. नाउ ये जो पंचायती राज है ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल इसको स्टेटस दिया गया था थ्रू द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इन द ईयर 1992. बहुत इंपॉर्टेंट है ये एक्ट, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट. और ये जो एक्ट है ये फोर्स में कब आया था? 24 अप्रैल 1993. ठीक है, इस 24 अप्रैल को जब ये फोर्स में आया था एक्ट, इसको बेसिकली पंचायती राज डे से के रूप में हम मनाते हैं. ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए. नाउ वी विल सी हाउ दिस पंचायती राज एक्ट ये आया कैसे, इसका इवोल्यूशन कैसे हुआ. सो सबसे पहले बलवंत राय मेहता कमेटी सेटअप की गई थी इन द ईयर 1957 ये रिव्यू करने के लिए कि जो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम जो गवर्नमेंट ने 1952 में इंट्रोड्यूस किया था कि वो उसकी वर्किंग कैसी चल रही है, हाउ इट इज़ बेसिकली वर्किंग. और फिर नेशनल एक्सटेंशन सर्विस भी एक गवर्नमेंट का प्रोग्राम था बैक इन 1953. तो इन दोनों प्रोग्राम्स की वर्किंग को रिव्यू करने के लिए कमेटी सेटअप की गई थी इन द ईयर 1957. सो इस कमेटी ने क्या रिकमेंड किया? इस कमेटी ने ये रिकमेंड किया कि वी शुड इस्टेब्लिश इट रिकमेंडेड द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ स्कीम ऑफ डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, कि हमें डेमोक्रेसी को डिसेंट्रलाइज करना चाहिए. एंड दिस थिंग केम टू बी नोन एज पंचायती राज. लोगों के हाथ में जो सबसे ग्रास रूट लेवल पे जो लोग हैं, जैसे हमारे विलेजेस में जो लोग हैं, उनके हाथ में भी कुछ पावर होनी चाहिए. सारी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में नहीं होनी चाहिए. सो दिस इज़ व्हाट डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स. ठीक है, तो मेन रिकमेंडेशन इस कमेटी की क्या थी? अब ये रिकमेंडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पूछ ली जाती है कि कौन सी कमेटी ने बेसिकली ये रिकमेंड किया था. तो बलवंत राय मेहता कमेटी की जो रिकमेंडेशंस थी वो उनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट थी द 3-tier पंचायती राज सिस्टम. रिकमेंडेशंस तो और भी थी बट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिकमेंडेशंस हैं वही पूछी जाती हैं. तो इसलिए हमें सिर्फ यही रिकमेंडेशन पढ़नी है कि इस कमेटी ने 3-tier पंचायती राज सिस्टम रिकमेंड किया. 3 टियर पे मतलब 3 लेवल्स पे पंचायती राज सिस्टम होना चाहिए, जैसे कि ग्राम पंचायत होगी विलेज लेवल पे, ऑलराइट. फिर ब्लॉक लेवल पे होगी आपकी पंचायत समिति और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगी ज़िला परिषद. तो ये 3-tier पंचायती राज सिस्टम इन्होंने पहली बार रिकमेंड किया था. ठीक है, ऑलराइट. सो अब जो ये 3 tiers पे इन्होंने कहा था कि जो ग्राम पंचायत में जो विलेज लेवल पे जो बेसिकली पंचायती राज सिस्टम होगा वहाँ के जो लोग होंगे, जो उसके मेंबर्स होंगे वो डायरेक्टली इलेक्ट किए जाएंगे. और जो बेसिकली पंचायत समिति है और ज़िला परिषद है इनके जो हेड्स होंगे वो इनडायरेक्टली इलेक्ट किए जाएंगे. ऑलराइट, सो दिस वाज द मेन रिकमेंडेशन ऑफ द बलवंत राय मेहता कमेटी. नाउ वन मोर इम्पॉर्टेंट फैक्ट बेस्ड ऑन दिस इज कि जो राजस्थान है वो पहली स्टेट बनी थी टू स्टैब्लिश द पंचायती राज सिस्टम, जो कि इनॉग्रेट किया था पीएम ने उस टाइम पे 2 अक्टूबर 1959 इन नागौर डिस्ट्रिक्ट. तो राजस्थान फर्स्ट स्टेट थी जो पंचायती राज सिस्टम स्टैब्लिश करने वाली.
और इसको 2 अक्टूबर 1959 में नागौर डिस्ट्रिक्ट में पहली बार इनॉग्रेट किया था। बट यहाँ पे आपको एक बात समझ लेनी चाहिए कि इस टाइम पर पंचायती राज सिस्टम एक कॉन्स्टिट्यूशनल इसको स्टेटस नहीं मिला था, ठीक है। अभी ये सिर्फ एक सिंपल सा प्रोग्राम था, देयर वाज नो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस फॉर द सेम, ठीक है। नाउ फिर आती है आपकी अशोक मेहता कमेटी। ये भी कमेटी बहुत इंपॉर्टेंट है, 1977 में इस्टेब्लिश की गई थी। तो इसने क्या रिकमेंड किया, इसने बोला कि जो 3 टियर सिस्टम है उसको हमें रिप्लेस कर देना चाहिए 2 टियर सिस्टम के थ्रू। और न्याय पंचायत के लिए इन्होंने रिकमेंडेशन किया कि न्याय पंचायत विलेज लेवल पे इस्टेब्लिश होनी चाहिए, और रिजर्वेशन देनी चाहिए हमें एससीज और एसटीज़ को इन पंचायती राज सिस्टम्स में भी, ठीक है। ये 3 मेन रिकमेंडेशन थी अशोक मेहता कमेटी की। आपको रिकमेंडेशन ज़रूर याद होनी चाहिए, कौन सी कमेटी ने क्या रिकमेंड किया था, ये एक बेसिक आइडिया ज़रूर होना चाहिए। नाउ फिर आती है आपकी जीवी के राव कमेटी। जीवी के राव कमेटी 1985 में सेटअप की गई थी। अब इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि डिसेंट्रलाइज द फील्ड एडमिनिस्ट्रेशन, असाइंड अ लीडिंग रोल टू द पंचायती राज इन लोकल प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। तो उन्होंने बोला कि और ज़्यादा डिसेंट्रलाइज करो लोकल प्लानिंग, और ये जो प्लान्स वगैरह बनाना और डेवलपमेंट, ये आप पंचायत के हाथ में दो, ठीक है। और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का रोल जो है वो थोड़ा कम करो। तो और ज़्यादा इन्होंने डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ रिकमेंडेशन दिया। ओके, सो दिस इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी ये कमेटी की रिकमेंडेशन। नाउ कम्स दी एल एम सिंघवी कमेटी। एल एम सिंघवी कमेटी की जो रिकमेंडेशन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1986 में ये कमेटी सेटअप की गई थी। इनकी क्या रिकमेंडेशन थी, इन्होंने बोला था कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूशनली रिकग्नाइज करना ज़रूरी है, ताकि जो भी इनकी पावर्स हैं वो प्रोटेक्ट रहें और प्रिजर्व्ड रहें, ठीक है। तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को पहली बार कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने के लिए रेकमेंड किया था एल एम सिंघवी कमेटी ने। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और न्याय पंचायत होनी चाहिए क्लस्टर ऑफ विलेजेस के लिए, ये इन्होंने बोला। और इन्होंने क्या बोला कि विलेज पंचायत जो है उनके पास मोर फाइनेंशियल रिसोर्सेज होने चाहिए, फाइनेंशियल पावर्स होनी चाहिए, दे कैन इम्पोज सम टैक्सेस, छोटे मोटे सेस लगा सकते हैं, ये उनके पास पावर होनी चाहिए। तो ये मेन रिकमेंडेशन थी एल एम सिंघवी कमेटी की। नाउ इनके रिकमेंडेशन के बेसिस पे इट वाज डिसाइडेड कि पंचायती राज सिस्टम को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया जाएगा। और फॉर दैट आपका 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 लाया गया, और एक न्यू पार्ट 9 टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऐड किया गया, ठीक है। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ व्हाट दिस एक्ट बेसिकली डिड वाज इट एंटाइटल, अब क्या चेंजेस आ गए थे इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिलने से, इट एंटाइटल्ड द पंचायत्स एंड इट एंटाइटल्ड एज पंचायत्स एंड कंसिस्ट ऑफ प्रोविजंस फ्रॉम आर्टिकल 243 से लेके 243O तक सारे प्रोविजंस हैं पंचायत से रिगार्डिंग। एंड इट ऑल्सो एडेड 11th शेड्यूल, ठीक है, 11th शेड्यूल ऐड किया था ऑल्सो, विच इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू द पंचायती राज। एंड इस 11th शेड्यूल में 29 सब्जेक्ट्स आर मैंशनड जो कि पंचायत से रिलेटेड होंगे, ठीक है। ऑल्सो दिस एक्ट बेसिकली गेव द प्रैक्टिकल शेप टू द DPSP। ओरिजिनली ये आर्टिकल 40 के अंडर पंचायती राज सिस्टम ये DPSP था, ठीक है। तो इसको एक प्रैक्टिकल शेप मिल गई, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल गया। तो DPSP आर्टिकल 40 को एक प्रैक्टिकल शेप मिल गई। नाउ स्टेट गवर्नमेंट्स अंडर द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन आ गई कि अब उन्हें न्यू पंचायती राज सिस्टम अडॉप्ट करना ही होगा। अब इससे पहले ये कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं था, तो बहुत सी स्टेट्स ने क्या किया, ये पंचायती राज सिस्टम अडॉप्ट ही नहीं किया। बट व्हेन इट बिकेम अ कॉन्स्टिट्यूशनल थिंग, ठीक है, तो अब हर स्टेट में ये स्टैब्लिश करना कंपलसरी हो गया, और अलॉन्ग विद दी प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, ठीक है। उसके हिसाब से आप अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते हो, अगर रिजर्वेशन देना है तो देना ही पड़ेगा, ठीक है। देयर आर सर्टेन वॉलंटरी प्रोविजंस, देयर आर सर्टेन कंपलसरी प्रोविजंस इन दिस एक्ट। नाउ इस एक्ट में 2 तरीके के प्रोविजंस थे, एक तो वॉलंटरी प्रोविजंस और एक कंपलसरी प्रोविजंस। वॉलंटरी प्रोविजंस स्टेट टू स्टेट डिपेंड करता है कि अगर वो स्टेट गवर्नमेंट चाहती है ये इंट्रोड्यूस करना तो वो कर सकते हैं, अदरवाइज नो। कंपलसरी प्रोविजन हर स्टेट को they have to adopt it, they have to implement them. Now this act is a significant landmark in the evolution of a grassroots democratic institution in the country. और अब क्या हो गया था, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी क्या बन गया था, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी। अब जो ग्रास रूट लेवल पे जो लोग हैं, जो विलेजेस में जो लोग रह रहे हैं, इलिटरेट लोग रह रहे हैं,
रूरल मतलब पुअर पीपल रहे, दे हैव द रोल, यू नो, दे हैव सम, दे आर पार्टिसिपेटिंग इन द डेमोक्रेसी। वो अपने विलेज लेवल पे हेड इलेक्ट करते हैं, सरपंच इलेक्ट करते हैं, तो दे हैव सम रोल, ठीक है, उनको पावर मिल गई। नाउ वी विल सी सम फीचर्स ऑफ दिस एक्ट जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो फीचर्स क्या हैं कि ग्राम सभा इज़ सबसे जो बेस रूट लेवल पे जो होगी, सबसे नीचे लेवल पे होगी ग्राम सभा एज द फाउंडेशन ऑफ द पंचायती राज सिस्टम। विलेज ग्राम सभा बेसिकली होती क्या है, एक विलेज असेंबली होती है जहाँ पे गांव के सभी लोग उसके मेंबर होते हैं, ऑल द रजिस्टर्ड वोटर्स इन द एरिया ऑफ द पंचायत, ठीक है। फिर इस एक्ट में 3 टियर सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया, और 2 टियर सिस्टम उन स्टेट्स के लिए जहाँ पे पॉपुलेशन 20 लाख से कम है, वहाँ पे 2 टियर सिस्टम इम्प्लीमेंट होगा, और बाकी स्टेट्स में 3 टियर सिस्टम अडॉप्ट किया गया। अनदर थिंग इज़ कि इलेक्शन ऑफ मेंबर्स एंड द चेयरपर्सन, हाउ द इलेक्शन ऑफ मेंबर्स और चेयरपर्सन कैसे होगा। तो ऑल द मेंबर्स तीनों लेवल पे, ठीक है, ब्लॉक लेवल, ग्रास विलेज लेवल और आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ऑल द मेंबर्स वुड बी इलेक्टेड डायरेक्टली। हर मेंबर डायरेक्टली इलेक्ट किया जाएगा लोगों के द्वारा। बट जो चेयरपर्सन होगा इंटरमीडिएट लेवल पे, दैट मीन, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, मतलब जो ब्लॉक लेवल है और विलेज लेवल है, वहाँ पे जो चेयरपर्सन इलेक्ट होगा वो इनडायरेक्टली इलेक्ट होगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखना है। बट जो इसका जो चेयरपर्सन होगा विलेज लेवल का, वो डायरेक्टली इलेक्ट होगा, ठीक है। ऑल्सो द चेयरपर्सन, द ओके आई हैव ऑलरेडी टोल्ड दिस, जो चेयरपर्सन विलेज लेवल पे है वो इलेक्ट होगा इन द मैनर एज द स्टेट लेजिस्लेचर डिटरमाइंस। तो स्टेट लेजिस्लेचर जैसे भी मैनर, यू नो, वेदर वो डायरेक्टली इलेक्ट हो गया या इनडायरेक्टली होगा, तो ये हाथ में होगा स्टेट लेजिस्लेचर के कि विलेज लेवल पे जो चेयरपर्सन होगा वो कैसे इलेक्ट होगा, ठीक है। तो जो मैंने पहले बताया था वो थोड़ा गलत है। दिस इज द राइट थिंग कि चेयरपर्सन एट द विलेज लेवल वो डायरेक्टली इलेक्ट नहीं होगा, वो इन द मैनर इलेक्ट होगा जैसे कि स्टेट लेजिस्लेचर डिटरमाइंस। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ऑलराइट, नाउ रिजर्वेशन ऑफ सीट से रिलेटेड क्या प्रोविजन है इस एक्ट में। एससीज और एसटीज़ के लिए तीनों लेवल पे इन प्रोपोर्शन टू देयर पॉपुलेशन इन द पंचायत एरिया, जहाँ पे वो पंचायत एरिया बेसिकली वहाँ पे कितनी एससी एसटी पॉपुलेशन है उसके बेसिस पे, उनके पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन के बेसिस पे उनको रिजर्वेशन दिया जाएगा, ठीक है। रिजर्वेशन इज नॉट लेस देन, और रिजर्वेशन ऑफ नॉट लेस देन 1/3 सीट्स फॉर विमेन, इंक्लूडिंग द नंबर ऑफ सीट्स रिजर्व फॉर विमेन ऑफ एससीज एंड एसटीज। नॉट लेस देन 1/3 सीट्स विमेन के लिए रिजर्व्ड होनी चाहिए, ठीक है। ऑल्सो स्टेट लेजिस्लेचर कैन ऑल्सो मेक प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर इन द फेवर ऑफ बैकवर्ड क्लासेस। नाउ दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये कंपलसरी नहीं किया गया है, ये स्टेट लेजिस्लेचर पे डिपेंड करता है कि वेदर अगर वो जो बैकवर्ड क्लासेस हैं उनके फेवर में रिजर्वेशन देना चाहते हैं तो दे कैन गिव, ठीक है, ये कंपलसरी नहीं है। ओके, नाउ कमिंग ऑन टू द ड्यूरेशन, ड्यूरेशन क्या होगा इसका। तो 5 ईयर टर्म ऑफिस होगा ऑल द लेवल्स पे, और ये इससे पहले भी डिज़ोल्व की जा सकती है जो पंचायत है बिफोर कंप्लीशन ऑफ इट्स 5 ईयर टर्म, और फ्रेश इलेक्शंस कराए जा सकते हैं। बट जो फ्रेश इलेक्शंस हैं, अगर डिसोल्यूशन सपोज 5 साल का टर्म एक पंचायत का पूरा नहीं हुआ और उससे पहले ही वो डिसॉल्व हो गई, ठीक है, तो फ्रेश इलेक्शंस जो हैं वो आपके बिफोर द एक्सपायरी ऑफ इट्स ड्यूरेशन ऑफ 5 ईयर्स, ठीक है। सपोज 1 साल का टाइम बचा है तो 1 साल का टाइम एक्सपायर होने से पहले पहले इलेक्शन हो जाने चाहिए। इन केस ऑफ डिसोल्यूशन बिफोर एक्सपायरी ऑफ अ पीरियड ऑफ 6 months फ्रॉम डेट ऑफ इट्स डिसोल्यूशन। तो अगर डिसोल्यूशन होता है, देखो अगर 5 साल का टर्म पूरा हो गया, ठीक है, तो मतलब 5 साल का टर्म जैसे ही एंड होने वाला है उससे पहले ही इलेक्शन हो जाने चाहिए, ठीक है। इससे क्या है कि एक कंटिन्यूटी बनी रहे, ऐसा नहीं रहे कि पंचायत है ही नहीं कई सालों तक, तो एक कंटिन्यूटी मेंटेन करने के लिए ये प्रोविज़न लाया गया। ऑल्सो अगर डिसोल्यूशन होता है पंचायत का तो बिफोर द एक्सपायरी ऑफ अ पीरियड ऑफ 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ इट डिसोल्यूशन इलेक्शन हो जाने चाहिए, ठीक है। नाउ डिस्क्वालिफिकेशन, ऑल द क्वेश्चंस शैल बी रेफर टू सच अथॉरिटी एज द स्टेट लेजिस्लेटर डिटरमाइंस कि क्या डिस्क्वालिफिकेशन के, कि मेंबर्स कब डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, चेयरपर्सन कब डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, ये सब स्टेट लेजिस्लेचर के हाथ में डाल दिया। ऑल्सो स्टेट इलेक्शन कमीशन वुड बी देयर जो कि गवर्नर अपॉइंट करेगा, एंड कंडीशन ऑफ सर्विस और टेन्योर भी गवर्नर डिसाइड करेगा स्टेट इलेक्शन कमिश्नर का। रिमूवल किस तरीके से होगा, सेम एज द जज ऑफ अ हाई कोर्ट, हाई कोर्ट जज को जिस तरीके से रिमूव किया जाता है ऐसे ही स्टेट इलेक्शन कमिश्नर का रिमूवल होगा। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कौन अपॉइंट करेगा, गवर्नर स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को। ऑल राइट,
नाउ पावर्स एंड फंक्शन, व्हेन इट कम्स टू पावर्स एंड फंक्शन, तो स्टेट लेजिस्लेचर में एंडो द पंचायत विद such powers and authority as may be necessary to enable them to function as an institution of self government. तो स्टेट लेजिस्लेचर के हाथ में है कि वो कितना पावर और फंक्शन उनको देना चाहती हैं. व्हेन इट कम्स टू फाइनेंसेस, तो स्टेट लेजिस्लेचर ऑथोराइज कर सकती हैं पंचायत को कि वो कोई टैक्सेस कलेक्ट कर लें, लेवी कलेक्ट और अप्रोप्रिएट टैक्सेस, ड्यूटीज़ और टोल्स एंड फीस. तो ये भी स्टेट लेजिस्लेचर के हाथ में पावर है कि वो कितना ऑथराइज करती हैं पंचायत को टैक्सेस वगैरह कलेक्ट करने के लिए. ऑल्सो असाइन टू पंचायत टैक्सेस, ड्यूटीज़, तो ये सब जो स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करती है कि कितना उनको टैक्सेस ड्यूटीज़ उसमें से शेयर देना चाहती है, दैट इज़ इन द हैंड ऑफ स्टेट गवर्नमेंट. ग्रांट इन एड टू पंचायत फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट, ये भी स्टेट लेजिस्लेचर डिसाइड करेगी. और कॉन्स्टिट्यूट फंड्स, ये भी स्टेट लेजिस्लेचर डिसाइड करेगी. तो एवरीथिंग इज फाइनेंस से रिलेटेड पावर स्टेट लेजिस्लेचर के हाथ में ज़्यादा है. नाउ फाइनेंस कमीशन भी सेटअप किया जाएगा. गवर्नर शेल आफ्टर एवरी 5 years, जैसे सेंट्रल लेवल पे होता है, ठीक है, फाइनेंस कमीशन, इसी तरीके से स्टेट फाइनेंस कमीशन सेटअप किया जाएगा एवरी 5 years. तो सेंट्रल लेवल पे क्या होता है, फाइनेंस कमीशन प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, ठीक है, यहाँ पे गवर्नर अपॉइंट करेगा. एंड कंस्टिट्यूट फाइनेंस कमीशन टू रिव्यू द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ पंचायत. तो स्टेट फाइनेंस कमीशन जो होता है वो पंचायत की फाइनेंशियल पोजीशन को रिव्यू करने के लिए सेटअप किया जाएगा एवरी 5 years बाय द गवर्नर. Now application to UTs, तो यूनियन टेरिटरीज प्रेसिडेंट में डायरेक्ट टू अप्लाई ऑन एनी यूनियन टेरिटरी सब्जेक्ट टू सच एक्सेप्शन एंड मॉडिफिकेशन एज ही में स्पेसिफाई. तो यहाँ पे प्रेसिडेंट के हाथ में पावर है कि कौन सी यूनियन टेरिटरी पे ये एप्लीकेबल हो सकता है या नहीं, विद सम मॉडिफिकेशन एंड ऑल. नाउ ऑल्सो वन थिंग, बार टू इंटरफेरेंस बाय कोर्ट्स इन इलेक्टोरल मैटर्स. तो जो भी इलेक्टोरल मैटर्स होंगे उसमें कोर्ट्स का कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा. तो देयर इज़ अ सम बार इन दैट केस. नाउ वी विल सी कि कौन से इस एक्ट में कंपलसरी प्रोविजंस हैं जो हर स्टेट को इम्प्लीमेंट करना इज़ कंपलसरी, और कौन से वॉलेंट्री प्रोविजंस हैं. तो ये दोनों आपको डिफरेंसेस पता होने चाहिए, ठीक है. सो सबसे पहले हम देखेंगे कंपलसरी प्रोविजंस. कंपलसरी प्रोविजंस जो इस एक्ट में जो हर स्टेट को लागू करने ही करने होंगे वो हैं कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ग्राम सभा इन द विलेज, ग्राम सभा ऑर्गेनाइज करना इज़ कंपलसरी. पंचायत 3 लेवल्स पे ही इस्टेब्लिश करना कंपलसरी है. बट मैंने बताया था कि जिन स्टेट्स में पॉपुलेशन 20 लाख से कम है तो वहाँ पे जिस एरिया में, तो वहाँ पे आप 2 tier भी कर सकते हो इस्टेब्लिश. नाउ डायरेक्ट इलेक्शन होगा ऑल द सीट्स ऑफ द पंचायत, ठीक है, ये भी एक कंपलसरी प्रोविजन है. यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर कैन नॉट डू द चेंजेस, ठीक है. और इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा चेयरपर्सन का इंटरमीडिएट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ये भी एक कंपलसरी प्रोविजन है. तो अगर कोई चाहे स्टेट की हम डायरेक्ट इलेक्शन करा दें चेयरपर्सन का, तो वो नहीं हो सकता क्योंकि कंपलसरी प्रोविजन में इनडायरेक्ट इलेक्शन इज मेंशन, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. ऑल्सो जो मिनिमम एज होगी इलेक्शन के लिए वो है 21 years इलेक्शन में पार्ट लेने के लिए. एंड रिजर्वेशन ऑफ सीट्स SCs और STs के लिए ये भी एक कंपलसरी प्रोविजन है जो हर स्टेट को देना ही होगा. और रिजर्वेशन ऑफ सीट्स 1/3 सीट्स फॉर विमेन, ये भी एक कंपलसरी प्रोविजन है. टेन्योर 5 साल का, ये भी एक कंपलसरी प्रोविजन है. स्टेट इलेक्शन कमीशन होगा इलेक्शन कंडक्ट कराने के लिए, ये भी कंपलसरी है. तो हर स्टेट को स्टेट इलेक्शन कमीशन सेटअप करना ही होगा. स्टेट फाइनेंस कमीशन भी अपॉइंट किया जाएगा हर 5 साल में बाय द गवर्नर, ये भी एक कंपलसरी प्रोविजन है. तो दीज वर ऑल कंपलसरी जो हर स्टेट को इम्प्लीमेंट करने ही करने हैं. नाउ देयर आर सम वॉलंटरी प्रोविजंस जो स्टेट टू स्टेट डिपेंड करता है कि वो स्टेट गवर्नमेंट इनको इम्प्लीमेंट करना चाहे तो कर सकती है, नहीं तो नहीं, देयर इज़ नो कंपल्शन. नाउ वॉलंटरी प्रोविजंस हैं गिविंग रिप्रेजेंटेशन टू MPs एंड MLAs इन पंचायत, ठीक है. MPs और MLAs को पंचायत पे डिफरेंट लेवल्स पे रिप्रेजेंटेशन देना, दैट इज़ अ वॉलंटरी प्रोविजन. रिजर्वेशन ऑफ सीट्स एट बैकवर्ड क्लासेस एट एनी लेवल. नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये तो रिजर्वेशन से रिलेटेड है तो कंपलसरी होना चाहिए, बट ये वॉलंटरी है. बैकवर्ड क्लासेस के लिए इट डिपेंड्स ऑन द स्टेट लेजिस्लेचर वेदर दे वांट टू गिव द रिजर्वेशन और नॉट. Granting power and authority to the panchayat to enable them to function as institution of self government. तो पावर और अथॉरिटी जैसे फाइनेंशियल पावर्स हमने देखी थी वो स्टेट लेजिस्लेचर के हाथ में थी, वो वॉलंटरी था. ग्रांटिंग फाइनेंशियल पावर्स टू पंचायत, दिस इज ऑल्सो वॉलंटरी. डिवॉल्यूशन ऑफ पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रिपेयर प्लान्स फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट सोशल जस्टिस इन दैट लोकल एरिया, ये भी एक वॉलंटरी प्रोविजन है. All right, so this was all about the
वॉलेंट्री और कंपलसरी प्रोविज़न आपको एक आइडिया होना चाहिए, क्योंकि स्टेटमेंट्स में दे देंगे और पूछेंगे इनमें से कौन से कंपलसरी प्रोविजंस हैं पंचायती राज एक्ट में, ठीक है। तो ये आपको आइडिया होना चाहिए। नाउ ये सारे आर्टिकल्स हैं जो कि पंचायत से रिलेटेड है, 243 से लेके 243O। एक बार आप इनको याद कर लीजिए, पूछ लिए जाते हैं डायरेक्टली कि ये वाला आर्टिकल पंचायत का किस चीज़ से रिलेटेड है। सो लेट्स सी 243 आर्टिकल तो डेफिनेशंस हैं पंचायती राज से रिलेटेड, ठीक है। इसमें तो डेफिनेशंस हैं। 243A इज़ ग्राम सभा, ठीक है। 243B इज़ रिलेटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत, पंचायत को कॉन्स्टिट्यूट करना। C इज़ रिलेटेड टू द कंपोजिशन ऑफ पंचायत, ठीक है। D इज़ रिलेटेड टू द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स, वेरी इंपॉर्टेंट प्रोविजन 243D, जो कि रिजर्वेशन से रिलेटेड है। E रिलेटेड है पंचायत की ड्यूरेशन से। F रिलेटेड है डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर से, ठीक है। पंचायत के मेंबर्स का डिस्क्वालिफिकेशन कब होगा, कैसे होगा, दैट इज रिलेटेड, दैट आर्टिकल इज 243F। 243G में है पावर, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पंचायत। H है पावर टू इम्पोज टैक्सेस बाय एंड फंड्स ऑफ दी, टैक्सेस बाय एंड फंड्स ऑफ दी पंचायत। तो पंचायत कौन कौन से टैक्सेस इम्पोज कर सकती है, वो पावर वगैरह, तो इससे रिलेटेड 243H है। 243I आर्टिकल में है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फाइनेंस कमीशन टू रिव्यू द फाइनेंशियल पोजीशन। नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, क्योंकि ये स्टेट फाइनेंस कमीशन के कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है। तो पूछ लिया जाता है स्टेट फाइनेंस कमीशन के रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है, तो वो है 243I। 243J है ऑडिट ऑफ अकाउंट ऑफ पंचायत। K है आपका इलेक्शन ऑफ पंचायत, कैसे इलेक्शन होगा, तो इलेक्शन से रिलेटेड आर्टिकल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है 243K। 243L में है एप्लीकेशन टू यूनियन टेरिटरीज़ की, कैसे यूनियन टेरिटरीज़ पे ये एक्ट एप्लीकेबल होगा। 243M में है पार्ट दैट इज़ नॉट एप्लीकेबल टू सर्टेन एरियाज, ठीक है। 243N में है कंटिन्यूएंस ऑफ एग्जिस्टिंग लॉज एंड पंचायत्स, ऑल राइट। और आपका 243O में है आपका एट दी एंड कि बार टू द इंटरफेरेंस बाय द कोर्ट्स इन द इलेक्टोरल मैटर्स। सो दिस वाज ऑल अबाउट पंचायती राज एक्ट। हमने इस टॉपिक का से रिलेटेड सारी इंपॉर्टेंट चीज़ इस लेसन में कवर कर ली हैं। आई होप ये आपको हेल्प करेगा, एंड PDF ऑफ द लेसन विल ऑल्सो बी प्रोवाइडेड इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।